Assalamualaikum students, welcome to this session of special tele class. आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. मैं हूं लुबना खान, जोनल रिसोर्स पर्सन, जोन रहना वाली. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, तकसीम करना, डिवाइड करना मटेरियल्स को जो आपके इर्द गिर्द हैं, चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, किसमें? ग्रुप्स. सॉर्टिंग करना, चीजों को अलग अलग करना. अब यहाँ पे दो सवाल हैं. हम सॉर्टिंग करें तो क्यों करें, किस लिए करें, और अगर सॉर्टिंग करें भी तो कैसे करें. इस पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है कि सॉर्टिंग हम क्यों करें, इससे क्या फायदा है, क्यों हम चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करें, और अगर करें भी तो किस तरीके से हम चीजों के ग्रुप्स बनाएं. इसके लिए मैं आपकी डेली लाइफ से एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ. जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं सॉर्टिंग की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल. शॉपकीपर ने बिस्किट्स एक साइड से एक कॉलम एक रैक में रखे होते हैं, साबुन एक रैक में रखे होते हैं, डिटर्जेंट एक रैक में रखे होते हैं, किरियाना एक तरफ से रखा होता है. तो इसे हम कह सकते हैं कि शॉपकीपर ने अपना सारा सामान सॉर्ट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है. अब इससे क्या फायदा है, सॉर्टिंग से क्या फायदा है? जैसे आपको बिस्किट खरीदनी है तो शॉपकीपर को टाइम नहीं गवाना है कि मैंने बिस्किट शॉप में कहां पे रखी है. उसको पता है कि ये बिस्किट का रैक है, वो उस तरफ जाएगा, बिस्किट उठाएगा और आपको देगा. यानी दो चीजें होंगी. पहली, कन्वीनियंस, सहूलियत, आपको देखने में कि कौन सी बिस्किट इसके पास है, आप डायरेक्ट बिस्किट के रैक की तरफ देखोगे और उसका शॉपकीपर का टाइम बचेगा. एक तो उसको सहूलियत होगी, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको सीधे पता है ये रैक है, यहाँ पे बिस्किट है, वो डायरेक्ट बिस्किट के रैक के पास जाएगा और वहां से फटाक से आपको उठा के दे देगा. यानी उसको कन्वीनियंस भी होगी और उसका टाइम भी बचेगा. तो सॉर्ट करना, चीजों को अलग अलग करने से, सॉर्ट करने से सहूलियत होती है, कन्वीनियंस होती है. और जब भी किसी चीज को करने में सहूलियत होती है, कन्वीनियंस होती है, उससे हमारा वक्त बचता है. तो सॉर्टिंग या अलग अलग चीजों को करना एक कन्वीनियंस है और उस कन्वीनियंस से हमें बहुत सारे फायदे होंगे. एक फायदा यह होगा, हमारा टाइम बचेगा. और क्या होगा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि कैसे हम चीजों को सॉर्ट करेंगे, ग्रुप में डालेंगे. आप क्लासरूम के बारे में सोचिए. आप अपने क्लासरूम में क्या क्या चीजें देखते होंगे. आई एम श्योर आपके पास नोटबुक है, आपके पास पेन या पेंसिल है. जरा कुछ मिनट ले लीजिए सोचने के लिए और बताइए आप अपने क्लासरूम में क्या क्या चीजें देखते हैं. ऑब्वियसली जब आप सोचेंगे, लिखेंगे तो ये चीजें आएंगी. आप स्कूल बैग देखते हैं, आप बोर्ड देखते हैं, आप बुक्स देखते हैं, किसी की यूनिफॉर्म का ग्लव्स कहीं होगा, कहीं पे आपको पेंसिल बॉक्स मिलेगा, रूलर दिखेगा, सीढ़ी दिखेगा, सिजर्स दिखेंगी, वाटर बॉटल दिखेगी, राइटिंग पैड दिखेगा, क्लास के बाहर लॉक लगा हो सकता है वो आप देख सकते हैं, पेंसिल आपको दिखेगी, वाटर बॉटल दिखेगी, पेपर क्लिप दिखेगी. अगर आप प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाएंगे आपको वहां ग्लोब दिखेगा, कुछ ग्लास के बॉल्स दिख सकते हैं, आपको अपनी क्लास में क्रेयॉन्स दिख सकते हैं. और जब आप क्लासरूम से बाहर आएंगे, स्कूल के फील्ड में आएंगे, आपको बैट बॉल दिख सकता है, स्विंग्स दिख सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लासरूम में नजर आती हैं. नाउ अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा इन चीजों के ग्रुप्स बनाइए, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डालिए, तो आप क्या देख के इनके ग्रुप्स बनाएंगे? अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी कैरेक्टर्स या बेसेस आएंगी जिनके बेस, जिनको लेके आप इनके ग्रुप्स बना सकते हैं. जैसे आपकी लेवल पे जो पहली बात शायद आपके दिमाग में आएगी, वो टेक्स्ट बुक भी आपकी लिखती है कि हो सकता है या एक पॉसिबिलिटी है आप शेप देख के इनके ग्रुप्स बनाएंगे. ये जो चीजें हैं आप शेप देख के इनके ग्रुप्स बनाएंगे. अब कैसे? जैसे हम एक ये कोशिश करेंगे, एक ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसमें चीजें स्फेरिकल या राउंड होंगी, इस ग्रुप में वो वाली चीजें लिखेंगे. और दूसरा ग्रुप बनाएंगे जिसमें चीजें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की होंगी. तो ऐसा हम इसके साथ कर सकते हैं. तो अब आप मुझे इसको देख के बताइए कितनी चीजें हैं जो आप डाल सकते हैं जो कि राउंड है. जैसे आपका सीडी राउंड है, आपका जो बॉल है वो राउंड है, फिर इसी तरीके से
कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको स्क्वायर शेप में मिलेंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी इसमें से जो रेक्टेंगल शेप में आपको मिलेगी। आपका लंच बॉक्स स्क्वायर शेप का हो सकता है, आपकी बुक रेक्टेंगल शेप की हो सकती है, राइटिंग पैड रेक्टेंगल शेप का हो सकता है। तो अलग अलग शेप्स की चीजें आपको इसमें दिखेंगी, जिनको आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। लेकिन कुछ चीजें कंफ्यूजिंग होगी जो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्या मैं इस ग्रुप में लिखूं कि मैं इस ग्रुप में लिखूं। जैसे एक पेपर क्लिप की मैं बात करूंगी, पेपर क्लिप का जो शेप होता है आप डेफिनेटली ना उसको इसमें डाल पाएंगे ना उसको इसमें डाल पाएंगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा। उसी तरीके से लॉक, ताला, ताले को भी हम इन दो ग्रुप्स में से किसी में नहीं डाल पाएंगे। तो शेप जो है शायद एक अच्छा बेस नहीं है, एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है जिसको लेके हम चीजों को दो ग्रुप्स में डाल सकते हैं। तो अगर हम शेप को भी ना लें तो और कौन सी चीज है और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको देख के हम इसके ग्रुप्स बना सकते हैं। तो शेप हमने देखा कि शेप के साथ हमें पूरी सक्सेस नहीं मिल सकती, ये एक अच्छा जरिया नहीं है ग्रुप बनाने का। दूसरा जो आपके दिमाग में आएगा पर्पस, दूसरा जो आपके दिमाग में आ सकता है दैट इज पर्पस। जरा मैं देखूं कि ये जो चीजें मेरे पास हैं यहाँ पे क्लासरूम में जो मैंने लिखी, इनसे क्या इस्तेमाल होता है। तो दो ही इस्तेमाल हो सकते हैं, एक जिनका इस्तेमाल आप राइटिंग के लिए करते हो, या वो जिनका इस्तेमाल आप राइटिंग या रीडिंग के लिए नहीं करते हैं। यू डोंट यूज देम फॉर नीदर द राइटिंग और द रीडिंग पोर्शन। तो दो ग्रुप्स हम ऐसे बना सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें से जो रीडिंग साइड पे आएंगी, राइटिंग साइड पे आएंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना आप रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आपको इसमें दिखेंगी जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या मैं उसको इस ग्रुप में डालूं कि मैं उसको इस ग्रुप में डालूं, क्या वो मेरी पढ़ाई से एसोसिएटेड है या नहीं एसोसिएटेड है। तो अगेन जब आप देखोगे तो पर्पस कौन सा जरिया है जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, पर्पस भी शायद एक अच्छा कैरेक्टर ना हो इन चीजों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। तो आपकी लेवल पे तीसरी ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिमाग में आ सकती है जिसको देख के आप बता सकते हैं इसके दो ग्रुप्स बना सकते हैं। वेट, आप वेट की बात करेंगे, आप इस देखेंगे इसमें से हैवी कौन है और लाइट कौन है। चलो जी, मैं दो ग्रुप्स बनाता हूं, मैं उसमें देखता हूं कि हैवी और दूसरे साइड से लिखता हूं लाइट चीजें। हम देखेंगे कि ये भी शायद एक अच्छा जरिया नहीं होगा किसमें, ग्रुप्स में डिवाइड करने का। तो फिर मैं ये चीजों को कैसे सॉर्ट करूं, मेरे पास ऐसा कौन सा जरिया है जिससे मैं इस पे अप्लाई करूं और ये चीजें अच्छे से मुझे सॉर्ट हो जाए। जैसे कि हमने दुकान के केस में देखा कि दुकानदार ने किसी अलग अलग जरूरत की सामान को अलग अलग जगह पे लगा दिया था। क्या मेरे पास कोई ऐसा जरिया है जिससे मैं इसकी सॉर्टिंग कर पाऊं। अगर बच्चों आप अपनी किताब को गौर से देखोगे तो जब आप पढ़ोगे, जिस तरतीब से मैंने आपको पढ़ाया ऐसी ही मिसालें दी गई हैं कि शेप के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन अगेन शेप पूरा नहीं पड़ेगा। पर्पस के लिए भी अगर हम करेंगे तब भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर हम कोई और कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हैवी लाइट के बेस पे करेंगे तब भी शायद हम क्लियरली सॉर्ट ना कर पाए। इन द एंड किताब लिखती है एक अच्छा जरिया जिसके को बेस मान के हम चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल। चीजें किस मटेरियल की बनी है, चीजें किस मटेरियल की बनी है। अगर मैं यहाँ पे भी ये करूं, मैं मटेरियल्स देख लूं, मैं एक ग्रुप बना लूं ऐसा जिसमें चीजें मैं वो वाली लिखूंगी जो प्लास्टिक की बनी होंगी, फिर दूसरा ग्रुप बना लूं ऐसा जिसपे मैं मेटल की चीजें लिखूंगी, और फिर मैं तीसरा ग्रुप कोई ऐसा बना दूं जिसमें जो चीजें हैं वुड की बनी हुई है। तो अगर हम इस लिहाज से इधर डिवीजन करना चाहें, हम क्लियरली हर किसी चीज को या इस ग्रुप में या इस ग्रुप में या इस ग्रुप में डाल पाएंगे। तो मटेरियल्स के बेस पे चीजों को सॉर्ट करना एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा जरिया है, क्योंकि हर कोई चीज किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है। तो अगर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, चीजों को ग्रुप्स में डालना चाहते हैं, तो हम मटेरियल के बेस पे चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक बात जो अभी तक हमने इस डिस्कशन से समझी वो बात ये थी कि अगर हम चीजों को सॉर्ट करना चाहते हैं, अगर हम चीजों को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक अच्छी बेस, एक अच्छा जरिया है
कि हम चीजों को मटेरियल के बेस पे सॉर्ट करें, हम चीजों को मटेरियल के बेस पे सॉर्ट करें। देखिए, इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं यहाँ पे करती हूँ, आप अपने घरों में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये चार्ट लगाए जा रही हूँ, आप गौर से देखिएगा। आप भी अपनी नोटबुक्स में कर लीजिए। 2 कॉलम बनाइए, एक साइड से लिखिए ऑब्जेक्ट और एक साइड से लिखिए मटेरियल। तो मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगी, इसमें मैं एक साइड से ऑब्जेक्ट लिखूंगी और दूसरे साइड से लिखूंगी मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट साइड से मैंने कुछ चीजों का नाम लिखा है, बड़ी कॉमन सी चीजें, चेयर, पेन, बुक, बेड, टेबल। और मटेरियल के साइड से स्टील, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, पेपर। अब हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, हम एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे और उसको मैच करेंगे वो किस मटेरियल से बन सकता है या किस मटेरियल से बना होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज चेयर, दैट इज चेयर। तो आइए चेयर को देखते हैं किस किस मटेरियल से चेयर बनी होती है। सबसे पहले जब मैं पूछूं चेयर किसकी बनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहला जवाब आएगा जी मैडम वुड से बनी होती है। क्या चेयर सिर्फ वुड से बनती है? नहीं, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं मैम चेयर प्लास्टिक से भी बन सकती है। बिल्कुल सही, तो हम चेयर को वुड से भी मिलाएंगे, प्लास्टिक से भी मिलाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ चेयर स्टील चेयर्स या मेटल चेयर्स भी हो सकती हैं, तो चेयर इस चीज से भी बन सकती है। तो हमने पहला ही ऑब्जेक्ट लिया चेयर और हमने देखा ये चेयर एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकता है। चेयर वुड से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, स्टील से भी बन सकता है। अगेन हम पेन की बात करेंगे। पेन कितनी चीजों से बनता है? पेन, कैसे पेन्स को आप देखते हैं? पेन अमूमन सबसे पहले जिसके साथ आप मैच करेंगे प्लास्टिक है। पेन प्लास्टिक से बन सकता है। पेन और किससे बन सकता है? कभी कभी आपने वुड के बने हुए पेन, पुराने जमाने में काफी इस्तेमाल होते थे, वुड के भी पेन बन सकते हैं और स्टील के भी पेन बन सकते हैं। तो पेन को हम 3 मटेरियल्स के साथ यहाँ मैच कर सकते हैं। अगेन अगर हम बेड की बात करेंगे, देखिए बेड भी हम एक से ज्यादा मटेरियल्स के साथ मैच कर सकते हैं। बेड वुड से भी बन सकता है, बेड प्लास्टिक से भी बन सकता है, बेड स्टील से भी बन सकता है। टेबल की हम इसी तरीके से बात करेंगे, टेबल वुड से भी बन सकता है, टेबल प्लास्टिक से भी बन सकता है, टेबल स्टील से भी बन सकता है। बुक की हम बात करेंगे, बुक पेपर से भी बन सकता है, अमूमन पेपर से ही ज्यादा बनता है। और कुछ बुक्स आमतौर पे जो छोटे बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए, टॉडलर्स के लिए किताबें आती है, वो कुछ किताबें प्लास्टिक से भी बनती है। इसलिए बनती है ताकि बच्चे काटे ना, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर पेपर की बनी हुई बुक्स को काटते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन सीखी या एक रिलेशन जो हमने यहाँ पे ड्राइव की वो क्या है, जरा इसको सोच के मुझे बताइए। हमने यहाँ पे कौन सी चीज सीखी? विच रिलेशन डिड वी लर्न? हमने अगर इस एक्टिविटी से कोई चीज सीखी, वो ये सीखी कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोर देन 1 मटेरियल से बन सकता है। इट कैन बी फॉर्म ऑफ more than one material. It can be formed of more than one material. तो चीज जो हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी से सीखी, कोई रिलेशन जो हमने इस एक्टिविटी से डिराइव किया या सीखा, वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकता है। जैसे हमने चेयर के केस में देखा कि चेयर सिर्फ वुड से नहीं बन सकती है, चेयर प्लास्टिक से बन सकती है, चेयर स्टील से बन सकती है। बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हमने यही देखा कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकता है। तो फिलहाल हम इस चीज को याद रखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकता है। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट तरह से करेंगे। फिर से हम यही करेंगे। आपने नोटबुक्स में आप क्या करेंगे, आप 2 कॉलम्स बनाइए। इस बारी पहले कॉलम में आप मटेरियल लिखिए और दूसरे कॉलम में आप ऑब्जेक्ट लिखिए। यानी पहली एक्टिविटी का हम उल्टा करेंगे, पहली एक्टिविटी का हम उल्टा करेंगे। तो मुझे बताइए वुड से क्या क्या चीजें बन सकती हैं? वुड से कौन कौन सी चीजें हम बना सकते हैं? हाँ, हम फर्नीचर बना सकते हैं वुड से। वी कैन मेक फर्नीचर विद वुड, वी कैन मेक टॉयज विद वुड, वी कैन मेक हाउस होल्ड आइटम्स विद वुड। शायद और भी कितनी सारी चीजें होंगी जो हम वुड से बना सकते हैं। मैंने तो कुछ ही चीजें लिखी हैं। यानी मटेरियल है एक, और देखिए कितने ऑब्जेक्ट्स इससे बन सकते हैं।
इसी तरीके से पेपर से कितनी चीजें बन सकती हैं, पेपर से भी n नंबर ऑफ थिंग्स बन सकते हैं, लेदर से भी n नंबर ऑफ थिंग्स बन सकते हैं, प्लास्टिक से भी बहुत ऑब्जेक्ट्स, कॉटन से भी बहुत ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। हर किसी में, जैसे पेपर से क्या क्या बनेगा, पेपर से बुक बन सकती है, पेपर से डेकोरेशन पीसेस बन सकते हैं, इसी तरीके से लेदर से कपड़े बन सकते हैं, लेदर से बैग्स बन सकते हैं, लेदर से जूते बन सकते हैं। प्लास्टिक से आज देखिए क्या नहीं बनता, प्लास्टिक हमारी लाइफ में कहाँ नहीं है, तो प्लास्टिक से भी हम 5 से 10 ऑब्जेक्ट्स का नाम लिख सकते हैं जो प्लास्टिक से बनेगी। इसी तरीके से कॉटन से कितनी चीजें बनती हैं। जब आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे तो फिर से आप एक बात सीखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि एक ऑब्जेक्ट से एक से ज्यादा मटेरियल से भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, जो मैंने अभी की और बहुत ही आसान थी, इससे हमने ये सीखा कि एक मटेरियल से, फ्रॉम वन मटेरियल, एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। इसकी उल्टी बात यहां मैं कह रही हूं, एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है, और यहां पे मैं बोल रही हूं एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो हम ये बात सीखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कपड़े पहनने हैं, हम कॉटन से बनाएंगे, वूल से बनाएंगे, प्लास्टिक से नहीं बना सकते। आपको पानी पीना है, जरा सोच के मुझे बताइए, क्या आप कपड़े के कप में पानी पी सकते हैं? आप कपड़े से कप बना सकते हैं? ऐसा करेंगे आप? अगर आप करेंगे भी शायद वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, बिकॉज जैसे ही आप उस कप में पानी डालोगे वो सारा लीक कर जाएगा। तो कपड़े को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पानी बनाने के लिए। इसी तरीके से किताब में लिखा है, एग्जाम्पल दी हुई है, क्या आप कागज का इस्तेमाल करेंगे बर्तन बनाने के लिए? कर सकते हैं? आई एम वेरी श्योर जब आप सोचोगे सबका जवाब ना ही होगा, बिकॉज अगर हमने कागज से बर्तन बना लिए और जैसे ही हम गैस पे इन बर्तनों को चढ़ाएंगे खाना पकाने के लिए, बर्तन जल जाएंगे। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनाना है, इसके लिए हम किसी चीज की तरफ पहले देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक मटेरियल से ही बनता है। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है, whenever we make an object, we choose the material. हम चूज करते हैं मटेरियल कि हम इसको किस मटेरियल से बनाएंगे। ये बात तो यहां तक समझ आ गई कि जब मुझे पानी पीने के लिए ग्लास बनाना है, हम ऐसा मटेरियल चुनेंगे जिससे लिक्विड पहले लीक नहीं करता हो, जिससे लिक्विड पहले लीक नहीं करता हो। इसी तरीके से जब मुझे बर्तन बनाने के लिए मटेरियल चुनना है, मुझे ऐसा मटेरियल चुनना है जिसमें से पहले हीट पास हो, ताकि बर्तन में वो हीट अंदर आए, मेरा खाना पक जाए, और वो ऐसा ना हो वो चीज कि जैसे ही मैंने आग पे चढ़ा दी या तो वो जल जाए या तो वो पिघल जाए। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को बनाने की सोचते हैं तो हम मटेरियल को चूज करते हैं। अब सवाल ये कि जो कि बहुत जरूरी है, हम मटेरियल को क्यों चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं? मटेरियल को हम चूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, हम कपड़े से गिलास नहीं बना सकते पानी पीने के लिए, बिकॉज कपड़े से पानी लीक करेगा। यानी कपड़े की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि वो पानी को होल्ड कर पाए। यानी हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, छोटी छोटी एक्टिविटीज की, उससे हमने देखा कि हम हर किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किसी खास मटेरियल को चूज करते हैं, किसी खास मटेरियल को चूज करते हैं। क्यों मटेरियल को चूज करते हैं? क्या देख के? उसकी प्रॉपर्टी देख के, ताकि जो मटेरियल मैंने चूज किया है, जो मटेरियल मैंने चूज किया है वो मेरे पर्पस को सपोर्ट करे। जिस चीज के लिए मैं इसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ उस पर्पस को मेरा वो मटेरियल सपोर्ट करे। तो जब मुझे पानी पीने के लिए गिलास बनाना है तो उस वक्त मैं कतई भी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करूंगी, बिकॉज कपड़े से पानी लीक होगा, यानी वो प्रॉपर्टी मेरे पर्पस को, यानी पानी होल्ड करके मैं उसे पी पाऊं, उस पर्पस को सपोर्ट नहीं करती है। तो
किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम मटेरियल चुनते हैं। मटेरियल इस तरीके का चुनते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी, जिस चीज के लिए मैं उस मटेरियल या उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने वाली हूं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी मेरे पर्पस को सपोर्ट करे। तो एक बात जो हम ऊपर से अभी तक सीखते आए कि सॉर्टिंग मटेरियल्स की, जो सॉर्टिंग चीजों ऑब्जेक्ट्स की है, वो मटेरियल्स के बेस पे हो सकती है। हम सॉर्ट कर सकते हैं चीजों को, एक सिस्टमैटिक तरीका सॉर्ट करने का है कि मटेरियल्स के बेस पे करेंगे। फिर मैंने बोला कि मटेरियल्स को हम प्रॉपर्टीज देख के चुनते हैं, मटेरियल्स को हम प्रॉपर्टीज देख के चुनते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने का ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर सॉर्ट करें? तो अगर हम इस रिलेशन को गौर से देखें कि ऑब्जेक्ट्स को हम सॉर्ट करते हैं मटेरियल्स के बेस पे और मटेरियल्स को हम चुनते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पे, अल्टीमेटली हमारा सफर सॉर्टिंग के लिए शुरू हुआ था। तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते कि हम मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पे? तो एक अच्छा तरीका होगा हम मटेरियल्स को सॉर्ट करें किनके बेस पे? प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं या इस फैक्ट पे पहुंचते हैं कि सॉर्टिंग जो है सबसे पहले एक कन्वीनियंस है, सबसे पहले एक कन्वीनियंस है, और उसके बाद मटेरियल्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स को सॉर्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रॉपर्टीज को देख के। मटेरियल्स को सॉर्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रॉपर्टीज को देख के, प्रॉपर्टीज के ऊपर हम मटेरियल्स को सॉर्ट करें। अब मटेरियल्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको देख के हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं? बहुत सारी प्रॉपर्टीज। अपीयरेंस, चीजें दिखती कैसी हैं, क्या इनमें चमक है कि नहीं है, क्या चीजें रफ हैं कि चीजें सॉफ्ट हैं। दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या चीजें पानी में मिक्स होती है, डिसॉल्व होती है कि नहीं डिसॉल्व होती है, क्या चीजों के थ्रू लाइट पास होती है कि नहीं पास होती है, क्या चीजें पानी में तैरती हैं कि पानी के अंदर डूब जाती हैं। तो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है जिसको देख के हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। और इस चैप्टर में शायद इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल के ऊपर बात की गई है। पहले तो ये समझाया गया है कि मटेरियल्स को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है या ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे कन्वीनियंस होती है, उससे सहूलियत होती है, उससे हमारा टाइम बचता है। और मटेरियल्स को सॉर्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर उनको सॉर्ट करना। और जब हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर सॉर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? हम ऐसे मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, उनको हम एक ही ग्रुप में डालेंगे। जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, डिसिमिलर होंगी, उनको हम दूसरे ग्रुप में डालेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, कि जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जैसे जो चीजें चमकदार होंगी उनको हम एक ग्रुप में डालेंगे, जिन चीजों में चमक या लचर नहीं होगा उनको हम दूसरे ग्रुप्स में डालेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज मटेरियल्स को सॉर्ट करना एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो कन्वीनियंस से अब, तो सॉर्टिंग से अब क्या क्या होगा? कन्वीनियंस होगी और हम चीजों के अंदर जो प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है, हम उसको समझ पाएंगे। तो सॉर्टिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं, जो सवाल आपको आ सकता है। सबसे पहले इससे हमें सहूलियत होती है, कन्वीनियंस होती है, और उसके बाद हमें चीजों की सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी जो है प्रॉपर्टीज में, वो समझ आती है। वी अंडरस्टैंड दैट जो चीजों के प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलैरिटी है, एक जैसापन या मुख्तलिफियत है चीजों की प्रॉपर्टीज के अंदर, उसको हम आराम से सॉर्ट कर सकते हैं या समझ सकते हैं जब हम मटेरियल्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। और इससे हमारा टाइम बचता है। कैसे टाइम बचता है? अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं इस तरीके से, ग्रुप ए और ग्रुप बी, अगर ग्रुप ए में 100 चीजें हैं, ग्रुप बी में 200 चीजें हैं, तो मुझे क्या ग्रुप ए के चीजों को समझने के लिए 100 चीजों की प्रॉपर्टीज को देखना है? नहीं, हम ग्रुप ए में से एक चीज को उठाएंगे, एक आइटम को उठाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी को सिर्फ समझेंगे, और इसमें आने वाली जो बाकी 99 चीजें हैं
वो सारा उस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि हमने इनको इस ग्रुप में उन्हीं चीजों को, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को डाला होगा जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो इंस्टेड कि हम 100 चीजों को एक एक करके पढ़े, हम एक चीज को पढ़ सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो पूरे ग्रुप पे अप्लाई होगा। इसी तरीके से इस साइड से भी हम 200 चीजों को नहीं पढ़ेंगे, एक चीज को उठा के उसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वो इस पे आने वाली हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। तो सॉर्टिंग हर लिहाज से फायदेमंद है, ये हमको कन्वीनियंस देती है, इससे हमें सहूलियत होती है, जिससे अक्सर हमारा टाइम बचता है, और इससे हम किसी चीजों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटीज है उनको हम बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग जो है हमने अभी अभी देखा कि अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टीज पे आके रुकती है। तो चीजों की प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है। तो इस चैप्टर में आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं सॉर्टिंग के अंदर। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही। प्रॉपर्टीज को हम अगले वाले लेक्चर में इंडिविजुअली उठा के अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे जो आप घर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू कीप योरसेल्फ सेफ। घर से बाहर न जाएं अनलेस इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर आपको, आपके पेरेंट्स को घर से बाहर जाना है, हर सूरत में मास्क का इस्तेमाल करें, और जब भी आप सरफेसेस को टच करें, आप अपने नाक, मुंह या आंख को ना टच करें डायरेक्टली, पहले अपने हाथों को धोइए। अगर सैनिटाइजर आपके पास अवेलेबल है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर हैंड सैनिटाइजर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपली साबुन से हाथ धोइए, कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो हमें पता है बाहर इस वक्त वबा फैली है कोरोना, उसमें कोई इलाज नहीं है। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। आप एहतियात बरतिए, घरों में बैठिए, सेफ रहिए। तो मैं भी दोबारा यही कहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ। I'll see you in the next class. Till then, Allah Hafiz.